नमस्कार, मैं संपदा और आप सभी का स्वागत है यूसीएन विशेष में। विशेष ये कार्यक्रम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक विशेष भावना से जुड़ा हुआ आज का डिस्कशन होगा। विशेष भावना यानी एक माँ बनना हर महिला की एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं, उपलब्धि जिसे मानती है महिला, या यूं कहिए कि माँ बनने पर उसका जीवन सफल हुआ, कुछ ऐसी ही भावना एक महिला के साथ होती है। अब अगर हम इसे थोड़ा एक वाइड एंगल दें तो एक पुरुष के साथ भी पिता बनना एक बहुत बड़ी भावना से जुड़ा होता है। लेकिन कुछ कपल्स आजकल हमारे देश में, समाज में हम देखते हैं कि ऐसे हैं जिनकी इच्छा तो बड़ी होती है लेकिन सफल नहीं हो पाती, ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती। इन कपल्स के लिए अगर भगवान की देन कहे, आईवीएफ जैसी एक तकनीक निजात हुई है। क्या है ये तकनीक, किस तरह ये हमारी जो इच्छा है या हमारा जो सपना है माँ बाप बनने का, उसे पूरा करती है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और हम बहुत ही लकी है, नागपुर वासी या यूँ कहे विदर्भ वासी ये कह सकते हैं, क्योंकि आईवीएफ तकनीक का एक नया यूनिट आया है नागपुर में, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। और बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है हमारी स्टूडियो में किम्स किंगवे का मदर एंड चाइल्ड यूनिट, जिसे किम्स कडल्स के नाम से हम जान सकते हैं। और इस यूनिट से हमने इनवाइट किया है डॉक्टर पायल अग्रवाल, जो कि है फर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर पायल अग्रवाल से और जानते हैं आईवीएफ तकनीक के बारे में। मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। जैसा कि हम सब किम्स किंग्सवे हॉस्पिटल तो जाना माना है, सभी जानते हैं इनकी फैसिलिटीज़ के बारे में, लेकिन एक नया यूनिट जो आया है मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट, जिसे नाम दिया गया है एकदम प्यारा सा किम्स कडल्स, उसके बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। जी, तो किम्स कडल्स जो है ये मेनली फोकस करता है मदर एंड चाइल्ड केयर पे, और इसके साथ ही एक और पार्ट जो मदर और चाइल्ड से रिलेटेड है, दैट इज़ आईवीएफ, विच इज़ नीड ऑफ एन आवर अभी के समय पर। सो उस आईवीएफ के सहारे से हम आईवीएफ सुविधा पूरी तरीके से देने के लिए कार्यरत हैं अभी। और ये जो है, इस सुविधा की सबसे अच्छी बात ये है कि दिस इज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है ये, जिसमें कि वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस फैसिलिटी में पूरी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, अंडर वन रूफ, सभी तरीके का ट्रीटमेंट फॉर कपल, जिसमें कि मेल फर्टिलिटी और फीमेल फर्टिलिटी हम एक साथ एड्रेस कर सकेंगे। और इसके साथ ही ये बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है, तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर द पॉपुलेशन अराउंड अस, कि जो हमें ईजिली अप्रोच कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिर्फ नागपुर नहीं बल्कि पूरे विदर्भ से जो लोग इस फैसिलिटी को, उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए तो किंग्सवे बहुत ही इजीली और कन्वीनियंटली अप्रोचेबल है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आईवीएफ जी, एग्जैक्टली होता क्या है ये आईवीएफ? तो आईवीएफ जो है, जिसको कि आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो का मतलब होता है शरीर के बाहर, और फर्टिलाइजेशन होता है गैमेट्स, दो स्पर्म और एग का आपस में मिलना, इस फर्टिलाइजेशन। तो इस तकनीक, ये एक आईवीएफ जो है रिप्रोडक्शन टेक्निक, जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन टेक्निक होता है ART, उसका सबसे एडवांस्ड, सबसे आधुनिक एक टेक्निक होती है, जिसमें मोटा मोटी तौर पे अगर हम देखें तो क्या किया जाता है वो ये है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के गैमेट्स, मतलब कि एग और स्पर्म जो होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। एक स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियली क्रिएटेड लैब होता है, जो बहुत आधुनिक होता है, बहुत एडवांस्ड होता है, और वेल कंट्रोल्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एयर प्यूरीफायर, सब कुछ लगे होते हैं। उस कल्चर लैब में इस एम्ब्रियो को बनाया जाता है। सो आर्टिफिशियली एग और स्पर्म को मिलाकर लैब में कल्चर करके बच्चा बनाया जाता है, बोल सकते हैं, जिसको कि हम एम्ब्रियो कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी। और फिर उस एम्ब्रियो को माँ के शरीर में इम्प्लांट किया जाता है, जिसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहा जाता है। सो अगर हम ग्रॉसली देखें तो आईवीएफ तकनीक के 3 चरण होते हैं, जैसे ओवेरियन स्टिमुलेशन, जिसमें कि एग्स का स्टिमुलेशन करके एग्स को तैयार किया जाता है, उनको बाहर निकाला जाता है। स्पर्म्स हस्बैंड से लिए जाते हैं,
उनको मिक्स करके माँ के शरीर में वापस प्रत्यारोपण किया जाता है, जिसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। सो ये 3 चरण होते हैं, ओवेरियन स्टिमुलेशन, एग रिट्रीवल एंड फाइनली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इस तरह से IVF की तकनीक पूरी होती है। अभी आपने जो समझाया है वो ऐसा लगता है मानो बहुत ही आसान है, यस, बट है नहीं। ये हम जी। भी थोड़ा समझ सकते हैं कि जितना लगता है उतना आसान तो है नहीं। जी। अब एक और चीज होती है कि जब कोई भी नई तकनीक आती है तो उसके साथ मिथ जुड़े होते हैं। बिल्कुल। तो IVF से जुड़े मिथ के बारे में आप क्या बताएंगे? तो सबसे पहला मिथ जो हमारे आसपास जो हमें डे टू डे प्रैक्टिस में मिलता है वो ये है कि मैडम IVF से होने वाले बच्चे क्या नॉर्मल बच्चों की तरह ही होते हैं, उनमें कोई जेनेटिक बीमारियां तो नहीं होती हैं। सो मैं ये बोलना चाहूँगी कि IVF से जो बच्चे होते हैं वो एकदम नॉर्मल बच्चों की तरह ही होते हैं। ऐसे कोई इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कंजेनाइटल एनोमली ऐसा उन बच्चों में नहीं होता है। ये सबसे बड़ा कॉमन मिथ। दूसरा एक समाज में मिथ है कि IVF से ट्विंस जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं, बट वो भी सत्य नहीं है। हाँ, जुड़वा बच्चों का इंसिडेंस बढ़ जाता है, उनका रेट बढ़ जाता है, क्योंकि थोड़ा सक्सेस, क्योंकि जो कपल प्रेगनेंसी के लिए जूझ रहा है उसका थोड़ा सा चांसेस ऑफ कंसेप्शन, मतलब कि सक्सेस रेट हम बढ़ाने के लिए जब हम प्रत्यारोपण करते हैं, भ्रूण जो डालते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो हम करते हैं, वो हम एक की जगह 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं ताकि उसका सक्सेस का चांस बढ़ जाए। इसीलिए चांस है कि जब दोनों एम्ब्रियोज इम्प्लांट हो जाते हैं तो वो जुड़वा हो जाते हैं। सो एक तरह से खुशियाँ भी लाता है। डेफिनेटली जुड़वा बच्चों का होना अपने आप में थोड़ा तकलीफ़दायक है किसी भी कपल के लिए, माँ के लिए, बट वो खुशियाँ भी साथ में लेके आता है। तो ये एक उसका लेकिन ऐसा आवश्यक और ज़रूरी नहीं है कि हर IVF में ट्विंस ही होंगे। सो इट इज़ 50-50 आप बोल सकते हैं कि ट्विंस और सिंगल बेबीज़ IVF में हो सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत कॉमन मिथ है, जैसा मैं बोलूँगी, लोग सोचते हैं कि एक बार IVF करा लिया तो उसको ज़िंदगी में आगे जाके बच्चा रहेगा ही नहीं, उसके पूरे हार्मोन सिस्टम डैमेज हो जाएगा, या उसको आगे जाके नेचुरल प्रेगनेंसी भी नहीं रह सकती है, या उसको बार में सेकंड बच्चे के लिए भी IVF कराना पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। इतने कपल्स हम देखते हैं कि जिनको एक बार IVF कराने के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी रह सकती है, बट ये ज़रूरी नहीं है फिर से। बट ऐसा कुछ नहीं कि उनका हार्मोन सिस्टम या उनके मेंसेस किसी तरीके से अफेक्ट होंगे। एक बार IVF साइकिल पूरा हो गया, प्रेगनेंसी का दौर जो है वो ख़त्म हो गया, उसके बाद 6 वीक्स के बाद जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद एक औरत की रिकवरी होती है, उसी तरीके से IVF में भी रिकवरी हो जाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये सब सुनने के बाद कि ये एक नेचुरल प्रोसेस की तरह ही है, बस उसे आर्टिफिशियल सपोर्ट दिया जा रहा है। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा कहा आपने कि एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको कि आर्टिफिशियल सपोर्ट हम दे रहे हैं, क्योंकि उनमें जिन कपल्स में नेचुरली प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ रही है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट की जो ज़रूरत है वो हम इस सुविधा, इस तकनीक के द्वारा प्रदान कर रहे हैं। मैम, अभी आपने कहा कि जो कपल्स नेचुरली प्रोसेस में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि IVF टेक्निक जो है वो किन कपल्स के लिए ज़रूरी होता है? हाँ, तो देखिए कैसा है कि जो सबसे कॉमनली अभी के समय में IVF हम एडवाइस करते हैं वो ऐसे कपल्स होते हैं जो बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं और उनमें बच्चा नहीं हो पा रहा है। अब बहुत समय का मतलब होता है कि 2 साल, 3 साल, किसी के लिए वो दौर 10 साल भी होता है, लेकिन उनमें कोई और प्रॉब्लम्स नहीं है। जैसे माँ के सारे फैक्टर्स, हार्मोन सिस्टम, यूट्रस, ओवरी, सारा चीज़ नॉर्मल है, हस्बैंड के काउंट्स, स्पर्म काउंट्स और वो सब भी नॉर्मल है, लेकिन उनमें बच्चा नहीं ठहर पा रहा है। वो लोगों ने प्रयत्न करके पुराने और दूसरे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, अर्लियर ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो सब ले चुके हैं, बट उनमें कुछ चीज़ों से सक्सेस नहीं मिल रहा है। उन केसेस में जनरली IVF बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सो दैट इज़ नंबर 1, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जिसको हम नाम देते हैं, जिसमें कि कोई कारण नहीं पता है हमें, बट अनएक्सप्लेन्ड है फर्टिलिटी का कारण, दैट इज़ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन स्पेशली। उसके अलावा जो कॉमन कारण होते हैं वो होता है एक फेलोपियन ट्यूब करके स्ट्रक्चर होता है, जो कि यूट्रस के बाजू में एक रास्ता होता है जिसमें कि स्पर्म और एग ट्रैवल करके आपस में मिलते हैं। अगर वो रास्ता ही बंद है, फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज अगर वो है, तो उनमें रास्ता ही नहीं है पहुंचने के लिए एक दूसरे के पास में, तो उसमें IVF की तकनीक बहुत ज़्यादा मददगार होती है। सो नंबर 2, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। नंबर 3 ऐसे कारण होते हैं जिनमें कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें एंडोमेट्रियोसिस करके एक बीमारी होती है,
जिन फीमेल में ये प्रॉब्लम होती है जो थोड़ी सीवियर हो जाती है, उनमें भी आईवीएफ बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, जैसे कि जो स्पर्म का काउंट है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर आईवीएफ की मदद लेनी पड़ती है। सो इस तरीके से मोटा मोटी कुछ कारण हैं जिनमें कि आईवीएफ बहुत मददगार होता है। अभी आपने कहा कि जो लोग काफी सालों से प्रयत्नरत है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो yes. पा रहे, तो इसमें कोई एज ग्रुप फैक्टर भी मायने रखता है आईवीएफ टेक्निक के लिए? देखिए कैसा है, अगर कोई कपल जिसकी शादी, वाइफ अगर 20 साल की है और हस्बैंड अगर 23 साल का है, तो उनके लिए 25 साल वाइफ का होना ही बहुत समय हो गया, क्योंकि वो 5 साल से ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी की शादी 27 में हुई है तो उनके लिए वो एज थोड़ा लेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम नए ART लॉ, जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक लॉ जो गवर्नमेंट ने दिया है, अपर एज का जो कट ऑफ है फॉर अ फीमेल जो दिया गया है वो 50 साल है। सो ये माना गया कि हम 50 साल के ऊपर किसी महिला के लिए आईवीएफ नहीं कर सकते हैं ट्राई, लेकिन उसके नीचे किसी भी महिला जो कि एक मैरिड वुमेन है, आफ्टर द एज ऑफ 25 जनरली वी से कि 25 के ऊपर हैं और 50 के नीचे हैं, उस दौरान में हम कभी भी आईवीएफ ट्राई कर सकते हैं अगर उन्हें डिफ़िकल्टी आ रही है टू गेट प्रेग्नेंट। अब हम बात करें आईवीएफ की, तो आपसे ये भी जानना है मुझे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्रेगनेंसी को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि आजकल जो है कई सी बीमारियां हैं वो लाइफस्टाइल की वजह से भी हो रही है, तो कोई रीजन? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड ये हमारे डे टू डे में बहुत ज़्यादा एनकाउंटर होता है बायोलॉजिकल। सो अगर मैं बोलूँ फर्टिलिटी को अफेक्ट करने वाले कारण, तो उसको हम ना थोड़ा कैटेगराइज कर सकते हैं आई वुड से। जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स ले सकते हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स ले सकते हैं। अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब क्या, जैसे इनहेरेंट बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ अ कपल, जिसमें एक वाइफ और हस्बैंड दोनों के फैक्टर। बायोलॉजिकल मतलब एज ऑफ अ कपल, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आज आप देख रहे हैं हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हमारी डिलेड मैरिजेस आर वेरी नॉर्मल दीज डेज। अगर शादी भी हो गई है तो करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई अग्री द फैक्ट दैट कि करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन लाइफ में विडंबना ये है कि करियर, शादी और बच्चे, ये सबकी एक ही एज आती है ना। तो इसलिए ऐसा होता है कि अगर हमारी शादी, किसी की शादी अगर हुई है और अगर बच्चा प्लान करने में देर हो रही है, सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सो फीमेल्स एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फैक्टर विच इज़ अफेक्टिंग अ फर्टिलिटी। वी से कि मोर देन एज ऑफ 35 फीमेल का, तो वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक के स्टिकिंग वाली जो बात होती है ना, जो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में लोग कहते हैं, वो सही में चालू हो जाती है। तो इसीलिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी को बायोलॉजिकली आई वुड से कि कोई पहले से बीमारियां हैं, जैसे अगर किसी मदर को डायबिटीज़ है या किसी और तरीके की कोई बीमारी है, या किसी हस्बैंड को डायबिटीज़ है या कुछ और हेल्थ इलनेसेस रहे हैं, तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली बॉदर करती हैं। जब हम लाइफस्टाइल फैक्टर की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारा खाना पीना, द अडल्ट्रेशन इन द फूड करंटली, alcohol consumption and smoking is becoming prevalent in our society day by day. Even there was a time when the smoking by girls was not that common, but nowadays we see lot of girls who are coming with the history ki they are smoking. So smoking and alcohol is a big no for the girls who are attempting pregnancy. So I would say smoking to active or passive, even if a guy is smoking, it is equally affecting a girl also. So smoking, alcohol consumption, stress, very big factor. Now both the couples are husband wife are working together. अब रात में आने के बाद थकान इतनी है कि लाइफ, फैमिली, बच्चे, इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का समय ही नहीं बच रहा है, बिकॉज वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। सो दैट लाइफस्टाइल फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेर योर फूड हैबिट, स्ट्रेस, अल्कोहल, स्मोकिंग, एवरीथिंग इज़ अफेक्टिंग यू ग्रेजुअली इन अ वेरी सटल वे। अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स लाइक एयर पोल्यूशन हो गया, हमारा फूड हैबिट्स, कंजम्पशन ऑफ सो मेनी थिंग्स इन द प्लास्टिक कंटेनर्स, ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो समहाउ अफेक्टिंग आवर फर्टिलिटी एक्चुअली. So there are so many environmental factors which are affecting us. Working with the gadgets, working with so many radiations in these things. So these are also affecting in some way to the fertility things are affected. मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे
कि हर चीज़ की एक एज होती है। बिल्कुल ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफस्टाइल में मिस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो हमें सोचने पर मजबूर कर रही है ये बात कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कितना सपोर्टिव है हमारी फ्यूचर के लिए। यस। तो ये एक सोचने वाली बात है। मैम एक और चीज़ कि जब हम आईवीएफ के बारे में सोचते हैं तो जैसा अभी आपने कहा कि करियर और बजट्स ये भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आजकल की लाइफ में। तो कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में? हाँ, तो आईवीएफ प्रोसेस को अगर हम वी कैन डिवाइड इट इन अ फेजेस वेयर जब कोई कपल पहली बार आता है तो उसका तुरंत आईवीएफ नहीं होता है। पहले तो उनको उस आईवीएफ प्रक्रिया डेफिनेटली आर दे कैंडिडेट फॉर आईवीएफ, इफ़ येस देन 1-2 विजिट्स होती हैं। उसके बाद एक आईवीएफ साइकिल का टाइम आता है। सो जो आईवीएफ साइकिल पर से जिस समय को हम कहते हैं उसमें एक मोटा मोटी 15 से 17 दिन बेसिकली लगते हैं, जिसमें कि ओवेरियन स्टिमुलेशन की प्रक्रिया, जिसमें कि पीरियड्स के सेकेंड डे हम लड़की को बुलाते हैं किसी भी फीमेल को, एंड उसके सोनोग्राफी करके और उसके इंजेक्शन शुरू होते हैं। सो जो इंजेक्शंस की प्रक्रिया होती है वो 10 से 12 दिन की लगभग होती है। और फिर उसके बाद एक और इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद फिर एग रिट्रीवल, जो कि एक छोटा सा प्रोसीजर होता है अंडर एनेस्थीसिया, पेनलेस होता है बिल्कुल। लोगों के दिमाग में होता है कि बहुत पेनफुल होगा ये वो, बट इट इज़ अ पेनलेस प्रोसीजर बिकॉज इट इज़ डन अंडर एनेस्थीसिया। अब वो प्रक्रिया होने के बाद में 1 दिन का आराम इज़ मोर देन इनफ। जिस दिन प्रक्रिया की गई है उस दिन थोड़ा आराम करके 2 घंटे के बाद उनकी छुट्टी हो जाती है। सो ये प्रक्रिया हो जाती है विच इज़ कम्प्लीटेड इन 15 to 17 डेज। अब इसके बाद अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो फेज़ होता है वो 3 से 5 दिन के अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है, या तो 3 दिन या 5वें दिन। और फिर उसके बाद अगर कोई लड़की वर्किंग है तो शी कैन रिज्यूम हर ड्यूटीज़ विद इन अ डे और 2। सो एज सच ये भी एक मिथ मैं इसके साथ दूर करूँगी कि बेड रेस्ट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है आईवीएफ के बाद में। आईवीएफ के बाद जो प्रेगनेंसी रहती है उसमें भी कोई बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आईवीएफ के बाद बेड रेस्ट लगता है, बेड रेस्ट ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो मोटा मोटी अगर हम देखें तो 1 महीना इज़ मोर देन इनफ फॉर आईवीएफ प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने में। ओके। और फिर 1 महीने बाद मतलब जो नॉर्मल हमारा 9 मंथ्स का पीरियड होता है वो वैसे ही नॉर्मल? यस, थोड़ी दवाइयाँ हम सेफ्टी साइड के लिए ज़्यादा दी जाती है क्योंकि इतनी मुश्किलों से बच्चा रहा है, तो थोड़ी दवाइयाँ सेफ्टी वाइज हम ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन उसके अलावा डे टू डे एक्टिविटीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस दौरान अभी आपने जैसे बताया है कि 1 महीने में ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उसके बाद जो 9 महीने का पीरियड है वो तो नॉर्मली जैसे रेगुलर मतलब होता है वैसा ही रहेगा। हाँ। लेकिन इस दौरान क्या कोई स्पेशल प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखना पड़ता है या कुछ ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना है कि जिससे तकलीफ ना हो? नहीं, ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशन आईवीएफ के बाद रहने वाली प्रेगनेंसी में और आईवीएफ के तुरंत बाद ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशंस नहीं होते हैं। सिर्फ यही होते हैं कि हम प्रेग्नेंट लेडी को और कपल को ये समझाते हैं कि थोड़ा अपने शरीर का, खाने पीने का ध्यान रखें, हेल्दी फूड लें, वाटर इनटेक अच्छा रखें, हेल्दी खाना खाएं, अननेसेसरी आउटिंग से बचें, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रहें, दैट्स ऑल। तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि आजकल जिमिंग और ये सब भी बहुत ट्रेंड है, तो फिजिकल एक्टिविटी की तरफ कुछ ध्यान देना पड़ता है? नॉर्मली वॉकिंग जैसे एक्सरसाइज इज ऑल फाइन। अपर बॉडी एक्सरसाइजेज इन जिम इज स्टिल फाइन विच इज़ लेस वेट बेयरिंग। एक्सेसिव वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हम जनरली एडवाइस करते हैं कि वो ना किया जाए। सो एक्सर्शनल एक्सरसाइजेज विच इज़ अफेक्टिंग योर रूटीन शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड। और अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, कॉस्टिंग। जी, तो सबसे पहले तो अगेन अ मिथ कि आईवीएफ बहुत महंगा है। हाँ, आईवीएफ महंगा है बट इतना महंगा नहीं है कि हम इसे ना करा सकें। देखिए, आईवीएफ का एक जनरली अगर हम मोटा मोटी पूरे नेशनली ही अगर हम देखें तो एक लगभग कॉस्टिंग जो होती है वो 1.5 लाख के प्लस माइनस में उसका कॉस्टिंग जाता है। और मैं एक जनरल अवेयरनेस के तौर पे भी बोलना चाहूँगी कि इतना कॉस्टिंग इस ट्रीटमेंट में लगता ही है क्योंकि इसके जो इंजेक्शंस होते हैं, जो एक कपल को और जो एक मदर को इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इनमें जो इतना एडवांस्ड लैब जो मेंटेन करना होता है। अब आप सोचिए कि ह्यूमन बॉडी इज़ सच एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीन। नाउ टू क्रिएट समथिंग विच इज़ सिमिलर एज ह्यूमन बॉडी, जो अंदर हमारे शरीर में जो फ्लूइड बन रहे हैं उनकी तरह फ्लूइड को हमको जब आर्टिफिशियली बाहर क्रिएट करना है ताकि हम उसमें एक जान को
जगह दे सकें, तो उसके लिए कितना एडवांस्ड चीज़ें हमको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट होता है लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में एक एवरेज रेंज होती है, जो हर हॉस्पिटल में कॉमनली ही पाया जाता है। थोड़ा प्लस माइनस सब अपने अपने बजट के हिसाब से कर पाते हैं, बट एक लगभग कॉस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए की होती है। इतनी अगर खुशियाँ आ रही है जीवन में तो थोड़ा सा कष्ट ज़रूरी होता है जी। तो जैसे अभी आपने बताया कॉस्टिंग भी थोड़ा सा अगर हम प्लान करें तो शायद सभी के लिए पॉसिबल हो। यस। और किफ़ायती दर भी है। तो ये तो मतलब बहुत अच्छी बात आपने बताई है क्योंकि आपने पूरी प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर दी है। थैंक यू। और कॉस्टिंग जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी की भी ज़िंदगी में, तो उसे भी बताया है। फिर भी अगर जाते जाते एक मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए आप देना चाहें। तो मैं व्यूअर्स और उन कपल्स जो प्रेगनेंसी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, नेचुरली ही कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी बोलूँगी इंडल्ज इन हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है अभी के समय में। कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, अपने बिज़ी और स्ट्रेसफुल रूटीन से कुछ समय निकालिए। कुछ रिलैक्सेशन थेरेपी, मे बी मेडिटेशन, योगा, जिस तरीके का भी हम एक रिलैक्सिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करिए। अगर फैमिली प्लान करने की इच्छा है तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच के साथ लीजिए और कपल एक दूसरे को टाइम देकर इस चीज़ को दीजिए। और अगर ऐसा है कि प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत आ रही है तो बहुत समय ना बर्बाद करते हुए सही समय पर डॉक्टर से सलाह लीजिए, ताकि जो बायोलॉजिकल क्लॉक वाली बात है उस पे हम सही समय पर सही उपचार करा पाएँ तो सही रिज़ल्ट हमें सही समय पर मिलेगा। नहीं तो बहुत देरी करने से रिज़ल्ट्स भी हैम्पर हो जाते हैं, IVF के रिज़ल्ट्स भी हैम्पर होते हैं। इवन कपल के चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी भी कम होते हैं जब वो बहुत एज हो जाती है। तो सही समय पर इलाज करने से इलाज का खर्चा भी कम होता है, सक्सेस भी बेहतर होता है। तो अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो सही समय पर डॉक्टर से मिलिए और इलाज कराइए। मैम बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। आपके इस मैसेज के बाद बस इतना ही कहना चाहूँगी कि समय का हम जितना महत्व हमारे करियर और बाकी की चीज़ों के लिए समझते हैं, उतना ही फैमिली प्लान करते वक्त भी अगर हम उसका महत्व समझें तो हमारी ज़िंदगी खुशहाल होगी ही होगी। मैम थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और IVF के बारे में इतनी अच्छी और इतनी आसान तरीके से आपने उसे समझाया है। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।